नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका चैनल में। और आज मैं आपको इंडियन पॉलिटी पर अगला लेक्चर लेके आया हूं। तो इस लेक्चर को कंप्लीट देखिएगा। और इसमें जो पॉइंट्स मैं बताने जा रहा हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो वो सभी सिविल क्षेत्र के जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, लगातार मेरे इस लेक्चर को कंप्लीट करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इंडियन पॉलिटी का ये पार्ट क्वेश्चंस जरूर बनते हैं इनमें। तो सभी सिविल सर्विसेज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, लगातार मेरे चैनल के साथ में जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। इंडियन पॉलिटी का ये जो लेक्चर है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और इसमें मैं कंप्लीट जो करूंगा वो उससे क्वेश्चंस अवश्य बनते हैं, जरूर बनते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में और लगातार मेरे इस सीरीज के साथ में आप बने रहें। और अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन चाहते हैं मेरे साथ में, तो आप अभियान एकेडमी के साथ में जुड़ जाए। अभियान एकेडमी का ऐप अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर लें, जिससे कि आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाएंगे सिविल सर्विसेज की। मैं कंप्लीट सिलेबस आपको मिनिमम जो प्राइस है, मिनिमम जो एजुकेशन की जो प्राइस मैंने रखी हुई है मंथली बेसिस पर आपको मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करता हूं आज का टॉपिक इंडियन पॉलिटी का, जो कि है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन पॉलिटी का जो टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसपे कि मैं पूरे की पूरे आपके साथ में इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल होंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस कौन कौन से पार्ट के, कौन कौन से भाग के जो पार्ट आर्टिकल है जो कि एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं, वो सारे आर्टिकल्स मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करता हूं। लेक्चर को पूरा कंप्लीट देखिएगा, पूरे पॉइंट्स के साथ में मैं आपको एक्सप्लेन यहाँ पर करने वाला हूँ। तो पहला भाग, जैसे कि आपको जानकारी होनी चाहिए, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें टोटल जब आर्टिकल्स बने, संविधान बना 1950 में, तब टोटल जो आर्टिकल्स थे वो आर्टिकल्स के साथ में अगर भाग की बात की जाए तो टोटल पार्ट उस समय 22 थे। उसके बाद में इसमें अमेंडमेंट करके 3 भाग और जोड़े गए, तो टोटल 25 भाग यहाँ पर आपको कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत के संविधान में देखने को मिलते हैं। तो उन्हीं भाग के अंदर में जो आर्टिकल है, जो कि टोटल है 395, 395 जो आर्टिकल है, उन्हीं आर्टिकल पे आज मैं आपके सामने पूरी चर्चा करने वाला हूं। तो उसका ये पहला भाग है जिसमें कि हम कंप्लीट करेंगे कुछ आर्टिकल। उसके बाद में इन सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को एक के बाद में एक हर एक क्लास में मैं कंप्लीट करने वाला हूं। तो 3-4 क्लास इसकी होने वाली है, जिनको कि आप कंप्लीट लगातार देखते रहिएगा, जुड़े रहिएगा। तो आज हम बात करते हैं भाग 1 की, भाग 2 की, भाग 3 की और भाग 4 की, जिनके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं आज आपके सामने दूंगा। तो पहला भाग ले लेते हैं। पहला भाग है वो है अपना पार्ट 1। पार्ट 1 की बात करें तो पार्ट 1 जो कि संघ और उसके क्षेत्र को बताता है। किसको बताता है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र, और उसके राज्य क्षेत्र जो है, ठीक है ना, उसके बारे में यहाँ पर इसमें जानकारी मिलती है, जो कि पार्ट 1 के अंतर्गत आती है। तो पार्ट 1 का जो पहला आर्टिकल है, पहला आर्टिकल जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, पहला आर्टिकल जिसमें कि दिया गया है कि संघ के नाम और उसके राज्य के क्षेत्र के नाम यहाँ पर इसके बारे में जानकारी आर्टिकल 1 में मिलती है। इसी तरीके से अगर बात की जाए आर्टिकल 3, जो कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो आर्टिकल 3 में यहाँ पर जो जानकारी मिलती है वो मिलती है राज्यों के गठन, राज्यों के जो गठन है, तथा जो वर्तमान में जितने भी राज्य हैं, ठीक है ना, उनकी क्षेत्र, उनकी सीमा और उनके नामों में परिवर्तन, उनके नामों में परिवर्तन का जो प्रोविजन दिया गया है वो आर्टिकल 3 यानी कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। जहां तक आपको पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, तो ये 2 आर्टिकल बहुत ही ज्यादा यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में अक्सर एग्जामों में पूछ लिया जाता है। अगला चलते हैं। अगर हम अगले की बात करें तो अगला है पार्ट 2। पार्ट 2 जो कि नागरिकता के बारे में जानकारी देता है। इसमें भारत में नागरिकता कैसे मिलती है, कैसे दी जाती है, उसके बारे में जानकारी, उसके बारे में डिटेल में यहाँ पर सारे आर्टिकलों का प्रोविजन यहाँ पर दिया गया है। तो इसका जो पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 के अंतर्गत
नागरिकता के अधिकारों और निरंतर, यानी कि नागरिकता का जो अधिकार है उनकी की निरंतरता कैसे बनी रहे उसका प्रोविजन आर्टिकल 10 में देखने को मिलता है। नागरिकता का जो भाग 2 है, भाग 2 की नागरिकता का अगला जो आर्टिकल है आर्टिकल 11। तो आर्टिकल 11 जो है इसमें संसद संसद कानून, तो संसद का जो कानून है, कानून के द्वारा नागरिकता के अधिकारों की जो नियमितता है उसको करने के लिए, यानी कि उसकी कंटिन्यूएशन बनाने के लिए जो प्रोविजन यहाँ पर लगाए जाएंगे, जो प्रोविजन यहाँ पे रखे जाएंगे संसद में कानून बनाने के लिए, उसका अधिकार आर्टिकल 11 देता है यहाँ पर। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ में। अगला आर्टिकल जो कि पार्ट 3 भाग 3 के अंतर्गत है। भाग 3 जो कि मौलिक अधिकारों की बारे में पूरी की पूरी जो डिटेल में आर्टिकल्स हैं वो भाग 3 के अंतर्गत रखे गए हैं। भाग 3 मौलिक अधिकार या फिर फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स के इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो पहला जो आर्टिकल है फंडामेंटल राइट्स का जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, वो है आर्टिकल 13। आर्टिकल 30 यानी कि अनुच्छेद 13 जो कि मौलिक अधिकारों के साथ साथ, मौलिक अधिकारों के साथ में असंगत और उनके उनका जो अपमान करने वाले जो भी इसमें कानून बनाए गए, अगर कोई अपमान करता है और उस मौलिक अधिकारों में कहीं असंगतता बताता है, असंगत होते हैं और जिसमें कि उसका अपमान होता है, उसमें यहाँ पर उसके अंतर्गत यहाँ पर मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए यहाँ पर कानून बनाया गया है। ये आर्टिकल 13 है। इसी तरीके से अगर आर्टिकल 14 की बात कर लें तो ये भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत यानी कि फंडामेंटल राइट्स भाग 3 के अंतर्गत आता है और इसमें कानून के समक्ष यानी कि लॉ में इक्वलिटी ऑन लॉ, यानी कि कानून के समक्ष यहाँ पर समानता है, यानी कि यहाँ पर कोई भी भेदभाव ना रखते हुए हर वर्ग के लोगों को यहाँ पर कानून में समानता का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 14 में। अगर हम आर्टिकल 15 की बात कर लें तो आर्टिकल 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर यहाँ पर भेदभाव न करने की जानकारी मिलती है, यानी कि किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी नस्ल का हो, जाति का हो, लिंग का हो, या फिर कहीं पे भी भारत में उसने जन्म लिया है या फिर अन्य किसी देश का भी हो, तो वहां पर धर्म के आधार पर यहाँ पर भेदभाव निषेध का प्रोविजन आर्टिकल 15 बताता है। इसी तरीके से हम आर्टिकल 16 की बात कर लें तो आर्टिकल 16 जो कि सार्वजनिक रोजगार के मामले में, यानी कि जो पब्लिकली जो एम्प्लॉयमेंट होता है उसमें अवसर की समानता, यानी कि वो किसी भी वर्ग का हो, ठीक है ना, किसी भी धर्म का हो, किसी भी नस्ल का हो, किसी भी जाति का हो, उन सभी को यहाँ पर अवसर की समानता यानी कि अपॉर्चुनिटी की यहाँ पर इक्वलिटी देने की बात की गई है आर्टिकल 16 में। इसी तरीके से हम आगे बढ़ें तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत अगला जो आर्टिकल आता है वो आर्टिकल 17 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में ये पूछ ही लिया जाता है। आर्टिकल 17 जो है वो अस्पष्टता का उन्मूलन, यानी कि जो छुआछूत है, छुआछूत का जो एक जो परिदृश्य चला आ रहा है लगातार निचली जात और ऊंची जातों में, तो उसका जो अस्पष्टता का जो नियम है उसमें अस्पष्टता को हटाने का, अस्पष्टता को खत्म करने के लिए ये नियम बनाया गया कि कहीं पर भी अस्पष्टता को नहीं रखा जाएगा और उसमें भेदभाव नहीं किए जाएंगे ऊंच नीच जात में। तो एट्रोसिटी को यहाँ पर खत्म करने की बात आर्टिकल 17 करता है। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, आर्टिकल 18 जो कि मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है। फंडामेंटल राइट्स जो कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आते हैं, उसी के बारे में मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आर्टिकल 18 की बात करें तो ये उपाधियों का अंत, अंग्रेजों के काल में, यानी कि जब ब्रिटिश उपनिवेशिक काल था उस समय हर व्यक्ति को जो कि उच्च जात का था या फिर जिसके पास में थोड़ी सी भी योग्यता थी, पढ़ा लिखा व्यक्ति था या फिर राजा हुआ करता था, उनको उपाधियों से नवाजा जाता था, उपाधियां दी जाती थी। तो ये जो टेंडेंसी थी, ये जो चलन था, ये अंग्रेजों के समय चलता आया, उसके बाद में ये आगे भी बढ़ता रहा। लेकिन जब यहाँ पर संविधान लागू हुआ तो संविधान में आर्टिकल 18 में यहाँ पर उपाधियों का अंत किया गया, यानी कि किसी को भी उपाधि नहीं दी जाएगी, उपाधियों से नहीं नवाजा जाएगा। तो यहाँ पर
उपाधियों का उन्मूलन की जानकारी देता है आर्टिकल 18। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसको बिल्कुल मैं स्टार लगाऊंगा, इसको आप याद कर लीजिएगा। 3 स्टार दे रहा हूं। इसी तरीके से 3 स्टार में आपको यहाँ पर आर्टिकल 17 को भी दे रहा हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसी तरीके से हम बात करें आर्टिकल 19 जो कि फंडामेंटल राइट्स में आता है। आर्टिकल 19 जो कि अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में, यानी कि यहाँ पर आप अपने जो अभिव्यक्ति है उसको स्वतंत्र करने के लिए यहाँ पर जो रक्षा दी जाती है, संरक्षण दिया जाता है, वो संरक्षण आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है। तो उसके अलग अलग भाग, अलग अलग यहाँ पर पार्ट बनाए गए हैं कि आपको किस बेसिस पे कहां पर कितनी स्वतंत्रता मिलेगी। तो उसी के पॉइंट से अगर बात की जाए तो आर्टिकल 19 का एक आर्टिकल 19 एक का एक में बात की है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि कोई भारत का व्यक्ति, भारत का जो नागरिक है, उसको कहीं पर भी भाषण देने की और अपनी अभिव्यक्ति यानी कि अपने बारे में बताने की स्वतंत्रता यहाँ पर आर्टिकल 19 एक का ए आपको यहाँ पर देता है। इंपॉर्टेंट नोट कीजिएगा, ये जो पॉइंट है ये कई बार इस तरीके से पूछा जाता है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है, तो वो आर्टिकल है आर्टिकल 19 एक का ए। इसी तरीके से बात की जाए आर्टिकल 19 एक का बी, तो ये जो देता है शांतिपूर्वक बिना हथियार कहीं पर भी हम इकट्ठा होने की, कहीं पे भी आप कलेक्ट हो, कहीं पे भी आप मीटिंग कर सकते हैं, कहीं पे भी कोई एक आप समिति बनाकर कहीं पे भी कोई भी यहाँ पर सुझाव के लिए एक साथ इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन वो शांतिपूर्वक होना चाहिए और बिना हथियारों के आप वहां पर कलेक्ट हो सकते हैं। इसकी स्वतंत्रता, इसके लिए अधिकार मौलिक अधिकारों में दिया गया है, वो 19 एक बी के अंतर्गत, नोट कीजिएगा 19 एक के बी के अंतर्गत ये दिया गया है, जो कि अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसका संरक्षण के बारे में यहाँ पर अनुच्छेद 19 दिया गया है। तो 19 का अगला जो पॉइंट है वो है 19 एक सी, जो कि संघ और संघ बनाने की स्वतंत्रता, यानी कि संघ की स्वतंत्रता, अगर संघ में रहना चाहते हैं तो उसमें स्वतंत्रता आपको मिलेगी, साथ ही साथ में संघ बनाने की भी यहाँ पर स्वतंत्रता दी गई है। इसी तरीके से बात की जाए 19 का एक डी, तो ये भारत में के पूरा क्षेत्र, जो भारत है, भारत का जो पूरा क्षेत्र है, उसकी जो डिफरेंट स्टेट है, अलग अलग राज्य, उन पूरे राज्यों में स्वतंत्र रूप से कहीं पे भी हम घूम सकते हैं। घूमने की स्वतंत्रता जो हमें मिलती है वो आर्टिकल 19 एक डी के अंतर्गत मिलती है। अगला करते हैं, अगला फंडामेंटल राइट में स्वतंत्रता से, यानी कि आप यहाँ पे स्वतंत्र रूप से घूमने की जो आजादी है, यानी कि यहाँ पे संरक्षण, स्वतंत्रता का जो संरक्षण मिला है, उसमें अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको मैं स्टार दूंगा क्योंकि ये जो पॉइंट है ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जो कि 19 एक ई के अंतर्गत आता है। ये क्या है, भारत के राज्य में कहीं पे भी, भारत में जितने भी राज्य क्षेत्र हैं, जो स्टेट है, उसके किसी भी भाग में निवास करने की और वहां पर बसने की स्वतंत्रता, वहां पर रहने की स्वतंत्रता 19 एक ई में दी गई है। इसी तरीके से 19 का एक जी, यानी कि फर्स्ट जी में यहाँ पर भारत के किसी भी क्षेत्र में आप किसी भी पेशे, यानी कि कोई सा भी प्रोफेशन से यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, साथ ही साथ में यहाँ पर व्यवसाय कर सकते हैं, कोई सा भी व्यापार करने की स्वतंत्रता जो देता है वो 19 एक जी देता है। इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं स्टार दूंगा, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। ये सारे के सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं पर, जिस तरीके से आर्टिकल 19 को 6-7 भागों में डिवाइड किया गया है, ये पूरे के पूरे 6-7 भाग यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको आपको याद कर लेना है। क्लियर हो गया यहाँ पर पॉइंट आपको? तो यहाँ तक की जो जानकारी मैंने दी है, इसको बिल्कुल आप रख लीजिएगा और बार बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, अगला जो आर्टिकल है वो फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत ही आता है, जो है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 जो कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में सुरक्षा, यानी कि जीवन जीने की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी हमें यहाँ पर आर्टिकल 21 से मिलती है। आर्टिकल 21 का 21 ए, नोट कर लीजिएगा 21 ए, जो कि यहाँ पर जो संविधान में अमेंडमेंट हुआ, संविधान में सुधार किए गए, उस सुधार के अंतर्गत यहाँ पर
21A जोड़ा गया, जिसमें कि प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार यहाँ पर दिया गया है। ये जितने भी यहाँ पर ABC आपको मिलने वाले हैं, वो ABC यहाँ पर आपको अमेंडमेंट यानी कि संविधान में जब सुधार हुआ, उस सुधार के अंतर्गत यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। सुधार के दौरान यहाँ पर एक और जोड़ा गया, जो कि प्रारंभिक यानी कि प्राइमरी एजुकेशन जो है, बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार हमें यहाँ पर बच्चों को जो मिलता है वो 21A के अंतर्गत मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही उपयोगी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मैं 5 स्टार रेटिंग इसको दूंगा, इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला आ गया आर्टिकल 23 फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत, जिसमें कि जबरन श्रम करने पर विरोध, किसी को भी जबरदस्ती यहाँ पर दास नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पर दासता का उन्मूलन किया गया है, यानी कि जबरन श्रम करने का यहाँ पर विरोध बताता है आर्टिकल 23। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मानव यातना और जबरन श्रम करने का यहाँ पर निषेध की जानकारी जो मिलती है, विरोध की जानकारी जो मिलती है, वो मिलती है यहाँ पर हमें आर्टिकल 23 में। ठीक है, विरोध या फिर यहाँ पर हम निषेध भी लिख सकते हैं। निषेध यहाँ पे मना है, यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आर्टिकल 24 जो फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है, जिसमें कि कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध है। कारखानों में बच्चों के रोजगार पर यहाँ पर प्रतिबंध मिलता है। फिर अगला जो आता है आर्टिकल 25, जो कि अंतरात्मा धर्म के पेशे और अभ्यास तथा प्रचार की स्वतंत्रता। यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है आर्टिकल 25 में। एग्जाम में क्वेश्चन में बन जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पर अंतरात्मा की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, पेशे जो भी उसका प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन की स्वतंत्रता, साथ में उसमें अभ्यास और उसके प्रचार की स्वतंत्रता हमें कौन सा आर्टिकल देता है? किसी भी धर्म की बात हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, जो भी धर्म का जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति को यहाँ पर उसके धर्म की पेशे की स्वतंत्रता, उसके प्रचार की स्वतंत्रता यहाँ पर दी जाती है। वो आर्टिकल 25 में यहाँ पर मिलती है। ये बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर कोई भी शैक्षणिक संस्थान या कोई भी ऐसा सरकारी जो संस्थान है, वहां पर आप किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करने का जो अधिकार है, वो अधिकार यहाँ पर नहीं मिलता है। तो वो हटाकर यहाँ पर आप यहाँ पे स्वतंत्र रूप से अपने स्वयं अंतरात्मा की स्वतंत्रता, धर्म पेशे की स्वतंत्रता, आप कौन सा धर्म अपनाना चाहते हैं, किस धर्म के साथ में जीना चाहते हैं, उसका प्रचार आप कैसे करेंगे, उस प्रचार का प्रोविजन यहाँ पर आर्टिकल 25 में दिया गया है। इसी तरीके से आर्टिकल 29 जो कि यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, आर्टिकल 29 यानी कि अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक यानी कि यहाँ पर जो यहाँ पर भारत के संविधान में अल्पसंख्यक की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें कि मुस्लिम है, मुस्लिम के अलावा जैन धर्म आता है, सिख आते हैं और ईसाई आते हैं। ये सब अल्पसंख्यक की कैटेगरी में, जिनकी संख्या भारत में कम है, ठीक है ना, उसको यहाँ पर क्या उनके हितों की रक्षा का प्रोविजन हमें आर्टिकल 29 में दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। इसी तरीके से आर्टिकल 30 की बात की जाए तो वो भी यहाँ पे अल्पसंख्यकों के यहाँ पर शैक्षणिक संस्थानों, जो शैक्षणिक संस्थान यानी कि एजुकेशन के जितने भी यहाँ पर जो उनके स्थल हैं, जो उनके यहाँ पर क्षेत्र है, स्थापना, उनकी स्थापना करने के लिए यहाँ परमिशन दी जाती है। और साथ में प्रशासनिक अधिकार, प्रशासन का अधिकार भी यहाँ पर मिलता है आर्टिकल 30 में। आर्टिकल 30 जो कि फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। फंडामेंटल राइट्स जो कि भाग, कौन सा भाग है ये? भाग 3 के अंतर्गत आता है। और भाग 3 का में ये 12 आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के अंदर में जो है टोटल फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। तो उसका ये 30वां भाग। इसी तरीके से अगर आर्टिकल 32 बात कर लें तो इसको बिल्कुल स्थान लगा लीजिए। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 के बारे में बात करें तो रिट सहित मौलिक अधिकारों पर लागू करने के लिए उपाय, इसमें रिटों का प्रावधान है। रिट यानी कि आर्टिकल 32 जिसमें कि 4 रिट दी गई हैं, वो चारों रिटों का प्रावधान इसमें दिया गया है, जिसमें कि यहाँ पर मौलिक अधिकारों को न्यायालय के द्वारा यानी कि सुप्रीम कोर्ट, नोट कर लीजिएगा, आर्टिकल 32 जो कहता है वो सुप्रीम कोर्ट
में मौलिक अधिकारों की रक्षा, मौलिक अधिकारों की रक्षा का उपाय है कि एक सामान्य व्यक्ति की मौलिक अधिकारों की रक्षा की जो गारंटी है वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दी गई है। रिट के द्वारा आप अपने मौलिक अधिकारों की यहाँ पर रक्षा कर सकते हैं। उसके लागू करने के उपाय आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के तहत, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, इसी तरीके से आर्टिकल 226 उच्च न्यायालय, राज्य में उच्च न्यायालय होते हैं और पूरे भारत के लिए जो जो है वो है सुप्रीम कोर्ट, जिसको सर्वोच्च न्यायालय दिया गया है, उसकी जानकारी हमें आर्टिकल 32 में मिलती है। और आर्टिकल 226 जो कि हमें यहाँ पर राज्य के अंतर्गत आता है, तो राज्य की उच्च न्यायालय में रिट डालने की प्रक्रिया, जिसमें कि मौलिक अधिकारों का कहीं हनन हो रहा है तो वहां पर सुरक्षा की गारंटी, ठीक है ना, वहां पर मौलिक अधिकारों को लागू करने की जो गारंटी है वो दी गई है आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 सर्वोच्च न्यायालय, आर्टिकल 226 उच्च न्यायालय। क्लियर हो गया? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो कि यहाँ पर आपको मिलेगा पार्ट 4, पार्ट 4 यानी कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मतलब राज्य के लिए यहाँ पर जो आर्टिकल दिए गए हैं, राज्य इनको कैसे लागू करेगा, ये राज्य पर ही लागू होता है। उस पर यहाँ पर ये उसी के हद में रहता है, उसको जब लागू करना होता है वो तब लागू करता है। इसमें यहाँ पर इसको जबरन यानी कि यहाँ पर प्रेस्क्राइब करके प्रोविजन नहीं बनाए गए हैं। अगर उसको लगता है कि कुछ प्रोविजन यहाँ पे लागू करने हैं, कब लागू कर रहे हैं, ये उसके खुद के राज्य की सरकार पर, विवेक पर निर्भर करता है। तो इसको बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक, यानी कि राज्य में कौन सी नीति होना चाहिए, किस तरीके से निर्देश करके इसको आगे बढ़ाना है, वो सारी जानकारी जो मिलती है वो पार्ट 4 के डीपीएसपी में मिलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि स्टेट की पॉलिसी कैसी होनी चाहिए जनता के प्रति, वो सारी जानकारी यहाँ पर मिलती है। तो उसमें जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 36, आर्टिकल कहां से लेके आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक जो आर्टिकल दिए गए हैं वो डीपीएसपी के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं आज आपको बता रहा हूं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसमें आर्टिकल जो 38 है वो लोगों की कल्याण को बढ़ावा देना, ठीक है। तो यहाँ पर आर्टिकल जो 38 है वो लोगों के कल्याण के लिए बढ़ावा देना, साथ ही साथ में यहाँ पर एक सामाजिक जो व्यवस्था है उसमें सुरक्षा करने के लिए भी राज्य को यहाँ पर एक क्लॉज बनाया गया है कि यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा लोगों की होनी चाहिए, साथ में वहां पर रहने वाले लोगों का कल्याण होना चाहिए, उनके लिए कौन कौन सी पॉलिसी बनाई जानी चाहिए, वो सारी पॉलिसी का विवरण यहाँ पर दिया गया है आर्टिकल 38 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। डीपीएसपी के जितने भी आर्टिकल हैं सारे ही इंपॉर्टेंट है, सबको कहीं ना कहीं पे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो बिल्कुल इनको आप याद कर लीजिएगा। इसी तरीके से आर्टिकल 39A जो कि समान न्याय और मुफ्त कानून सहायता, यानी कि किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो जो कि कमजोर है, उसके पास में अगर कहीं से आर्थिक स्थिति उसकी ऐसी नहीं है कि वो कानूनी सहायता कहीं से हायर कर सकता है या उसके पास में पैसा नहीं है, तो सरकार का ये एक नियम है कि उसके लिए मुफ्त कानूनी सहायता मिलनी चाहिए। और साथ में इक्वल जजमेंट, समान न्याय, यहाँ पर ऊंच नीच का फर्क नहीं होना चाहिए, इक्वल जजमेंट होना चाहिए। अगर सामने वाला व्यक्ति को न्याय चाहिए तो उसमें उसकी आर्थिक स्थिति देखते हुए, उसका कद देखते हुए न्याय नहीं होना चाहिए। उसकी सिक्योरिटी यहाँ पर डीपीएसपी में, यानी कि राज्य के रीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 39A, नोट कीजिएगा, आर्टिकल 39A में इसका प्रोविजन दिया गया है। ए ही इसका इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको मैंने यहाँ पर आपके सामने रखा है। इसी तरीके से आर्टिकल 40 कई बार एग्जाम में पूछा गया, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में यहाँ पर राज्य के एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्योंकि इसमें ग्राम पंचायतों का गठन का प्रोविजन है। आर्टिकल 40 जो कि भारत का संविधान जब लागू हुआ था उसी समय इसको यहाँ पर लाया गया था, और ये गांधी जी के स्वप्नों में से एक था। उन्होंने ये प्रोविजन रखा था कि सरकार गांव तक, ग्राम से शुरू होनी चाहिए,
निचले स्तर से तक सरकार का की पहुंच होनी चाहिए, सरकार तक उन लोगों की पहुंच होनी चाहिए। तो इसका प्रोविजन आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 के ग्राम में रखा गया, जिसमें कि ग्राम पंचायत का गठन का प्रोविजन रखा गया। इसी तरीके से आर्टिकल 44 जो कि समान नागरिकता संहिता, यानी कि यहाँ पर जो समान नागरिक संहिता का प्रोविजन रखा गया, यानी कि हर व्यक्ति को यहाँ पर जो नागरिकता का जो नियम है उसमें समानता होनी चाहिए, कहीं ऊंच नीच ना धर्म में होनी चाहिए, ना नौकरी में होनी चाहिए, और ना ही यहाँ पर रहने में होने चाहिए। वो सारे के सारे प्रोविजन यहाँ पर समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में दिए गए। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में इसके बारे में चर्चा भी इस वर्तमान सरकार ने की भी थी, तो ये बिल्कुल याद रखना चाहिए, कई बार की सुर्खियों में भी रहा है इस बार। आर्टिकल 45 की बात कर लें तो आर्टिकल 45 जो कि 6 वर्ष तक की जो कम की आयु के बच्चे हैं उनके लिए प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है ना, प्राइमरी एजुकेशन और उसकी देखभाल का प्रोविजन यहाँ पर पूरा तय करता है कि यहाँ पर बच्चों की जो 6 वर्ष से कम के बच्चे हैं उनकी प्रारंभिक बाल अवस्था में देखभाल होनी चाहिए, उनके पेरेंट्स के लिए यहाँ पर ये प्रोविजन रखा गया है। साथ ही साथ में उनकी जो प्राइमरी एजुकेशन है उसकी गारंटी यहाँ पर बताई गई है कि उसकी प्रारंभिक एजुकेशन का प्रावधान यहाँ पर रखा गया है। इसी तरीके से बात की जाए तो 45 का भी एक और अलग प्रोविजन आया है जो कि अमेंडमेंट में आया, जिसमें कि जो कि इसमें दिया गया था कि 45 का ए, ठीक है ना, ए को नोट कीजिएगा, यहीं पे मैं लिख रहा हूँ, 45 का ए आया था जिसमें कि 14 वर्ष तक के कम उम्र के बच्चों तक को यहाँ पर फ्री एजुकेशन का प्रोविजन था, तो वो भी यहाँ पर नोट कर लीजिएगा जो कि अमेंडमेंट के तहत आया था। ठीक है, चलिए आर्टिकल 46 की बात करें तो आर्टिकल 46 जिसमें कि एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग की, ठीक है ना, शिक्षा, ठीक है ना, शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, आर्थिक हितों को यानी कि उनकी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए और उनकी एजुकेशन के लिए यहाँ पर सरकार को, राज्य सरकार को क्या करना चाहिए उसका प्रोविजन यहाँ पर दिया गया है, जिसमें कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी वर्गों को यहाँ पर उनकी शिक्षा और उनके आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का प्रोविजन आर्टिकल 46 में रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, डीपीएसपी के जितने भी आर्टिकल मैंने बताए सारे इंपॉर्टेंट हैं, सभी का क्वेश्चन यहाँ पर बने हैं। अगला जो आर्टिकल है डीपीएसपी का वो है आर्टिकल 50, आर्टिकल 50 जिसमें कि न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों को अलग करने का प्रोविजन रखा गया है, यानी कि यहाँ पर न्यायपालिका और कार्यपालिका एक साथ यहाँ पर काम नहीं करेंगी, दोनों को अलग अलग रखा गया है, राज्यों में हो चाहे केंद्र में हो। क्लियर हो गया, यहाँ पे न्यायपालिका का कार्य कार्यपालिका से व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा और ना ही कार्यपालिका का कार्य न्यायपालिका से नहीं होगा, तो दोनों को यहाँ पर अलग अलग करने का प्रोविजन आर्टिकल 50 देता है। इस तरीके से आर्टिकल 51 की बात करें तो 51 जो कि अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल जो पीस है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात करता है, जो कि है आर्टिकल 51। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 4 का यहाँ तक का हमने पार्ट कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में आर्टिकल 4 को और आगे बढ़ाएंगे कि आर्टिकल 4 में एक अमेंडमेंट भी हुआ था जिसमें कि आर्टिकल 4 में फंडामेंटल ड्यूटीज को भी रखा गया था, जो कि हम अगले वीडियो में हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि मैं पूरी जानकारी आपको फंडामेंटल ड्यूटी से लेके आगे के इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर रखने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे सारे वीडियोस, तो सारे वीडियो आप लगातार देखते रहिए। साथ ही साथ में आप कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए अभियान एकेडमी के ऐप को इंस्टॉल कीजिए, यहाँ पे कि आप पूरी की पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन सिविल सर्विस की कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो टिल एंड। ज्यादा जानकारी के लिए नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है, उस पर आप कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।